सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हमारा जो सिलेबस है वो सेंट्रल बैंक, इसका मीनिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंक एंड बैंकर्स बैंक के अलावा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी स्पेशली थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो हमारा टॉपिक इस पे फोकस रहेगा, इन टॉपिक्स पे कि तीन सेंट्रल बैंक के चार फंक्शंस हैं। इसमें बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक और क्रेडिट कंट्रोल, डिफरेंट मेजर्स क्रेडिट कंट्रोल के हमारे यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री विच रेगुलेट मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो देश का सबसे सर्वोच्च बैंक जो रेगुलेट करता है मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इश्यूइंग इन द कंट्री। नोट इश्यू करने की होल सोल एजेंसी होती है, मोनोपोली होती है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, मैनेज करना। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो एक बार फिर से हम देखें सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन से 1 नंबर में पूछी जा सकती है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उसका सेंट्रल बैंक उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अब हमारा जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस में है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक्स। 4 फंक्शन हमारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर इन आवर सिलेबस। नंबर 1 इश्यूइंग ऑफ नोट्स, बैंक ऑफ इश्यू भी कहते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक भी कहेंगे, बैंकर्स बैंक। और कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक जो हमारे सिलेबस में है। हम इन पे सबसे पहले हम बात करते हैं इश्यू ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ नोट्स, इश्यूइंग अथॉरिटी। इश्यू ऑफ नोट्स, इश्यू ऑफ करेंसी या इश्यूइंग अथॉरिटी, ये एक ही बात है। तो सेंट्रल बैंक, सबसे पहले तो हम बात करें कि सेंट्रल बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसका एक अधिकार है देश में करेंसी इश्यू करने का, और कोई इसको इश्यू नहीं कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक इश्यू करेंसी इन द कंट्री। हु इश्यू द करेंसी इन द कंट्री? सेंट्रल बैंक इश्यू द करेंसी। सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली एंड सोल अथॉरिटी ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी। इसकी मोनोपोली है, सोल अथॉरिटी है, अपेक्स बैंक है जो करेंसी इश्यू करने की पावर रखता है। और करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। वो लायबिलिटी है, दैट्स वाई नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रोमिस टू द बेरर टू पे ए रूपी, वैल्यू ऑफ रुपीज 1000, 100, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, और गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। सो द करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी लायबिलिटी। सो दैट लायबिलिटी है तो उसको अपने पास कुछ एसेट्स रखनी पड़ेगी। दैट्स वाई इट हैज टू कीप ए रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। इसलिए बदले में उसे एक रिजर्व रखना पड़ता है गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में। इट प्रमोट, अब बैंक नोट छापता है सेंट्रल बैंक, इससे क्या होगा? इट प्रमोट एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्टली बिकॉज दिस लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन द करेंसी सिस्टम। सेंट्रल बैंक करेंसी इश्यू करता है इसलिए देश में एक जैसा करेंसी रहेगी। सेंट्रल बैंक को हेल्पफुल है मनी सप्लाई सिस्टम्स और बैंकों पे कंट्रोल। ये जो फंक्शंस है इश्यू ऑफ नोट्स, इट इज हेल्पफुल टू द सेंट्रल बैंक टू डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। अब हम बात करें सेंट्रल बैंक है इज ऑफ द कंट्री इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन ऑथराइज करता है नोट छापने के लिए? इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिंटिंग और इश्यू ऑफ नोट्स। नो अदर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस कैन इश्यू करेंसी। किसी भी देश में सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन से करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। भारत में एट प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल, एट प्रेजेंट इन इंडिया आरबीआई इश्यू ए नोट ऑफ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000.
ध्यान रहे, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यू करती है। इसके लिए 1 रुपए का नोट को ऑल कॉइन्स एंड पेपर नोट ऑफ ₹1 इज इश्यूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। 1 रुपए को छोड़कर जितने भी नोट्स हैं इन इंडिया आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये इसकी लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक हैव टू मेंटेन ए रिजर्व। और अभी नए लेटेस्ट रूल के अनुसार रिजर्व बैंक है वो करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है 200 करोड़, 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड कंपल्सरी, 85 करोड़ कैन बी इन फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, 115 करोड़ इज कंपल्सरी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड सिक्योरिटी। हालांकि इससे ज्यादा स्टॉक होता है, लेकिन दिस इज द मिनिमम रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करें, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक तो यूनिफॉर्मिलिटी नोट इश्यू सिस्टम होता है, करेंसी सिस्टम में यूनिफॉर्मिलिटी होती है। एक्सरसाइज इज ए बेटर कंट्रोल और मनी सप्लाई पे सेंट्रल बैंक का अच्छा कंट्रोल रहता है। जाली नोट, नकली नोट हर कोई बैंक छापने लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना। तो सेव द इकोनॉमी फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवर इश्यू, ज्यादा नोट छपने के इश्यू, सारे छापने लग जाएंगे तो नोट ज्यादा छप सकते हैं, तो एक डेंजर हो सकता है ओवर इश्यू, उससे भी। मॉनेटरी मैनेजमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इट बिल्ड अप पब्लिक हेल्थ इन द करेंसी सिस्टम। सेंट्रल बैंक छापता है, केवल वही छापेगा और कोई नहीं छाप सकता, तो हमारे पब्लिक में भी करेंसी के प्रति, करेंसी सिस्टम के प्रति एक फेथ होता है। तो दिस फंक्शन जो हमने पढ़ा है वो है करेंसी इश्यूइंग। तो हमें बेसिकली इसमें लिखना है कि सेंट्रल बैंक की होलसेल अथॉरिटी होती है, वो नोट छापता है, दूसरा बैंक नहीं छापता। जो नोट फॉर एग्जांपल इंडिया में रिजर्व बैंक का ये इतने रुपए की करेंसी इश्यू करता है, और इसके बाद लिखेंगे सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करता है, वो उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है। दैट्स वाई सेंट्रल बैंक को क्या रखना होता है, फॉरेन सिक्योरिटी और गोल्ड के रूप में सिक्योरिटी, मिनिमम सिक्योरिटी का स्टॉक रखना पड़ता है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि नोट छापने का, नोट ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी का सेंट्रल बैंक को क्या बेनिफिट होता है। डायरेक्ट कंट्रोल होता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, बैंकिंग सिस्टम आसान रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंक्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है। जैसे हमारा कॉमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन होता है, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक है, वैसे ही सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकों का बैंक होता है। इट कैरी आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जितने भी बैंकिंग बिजनेस हैं, गवर्नमेंट का अकाउंट रखना, उधार लेना देना, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर डन बाय द सेंट्रल बैंक। ऑल banking transactions are carried out by the central bank. All government keep its cash balance on current account with the central bank. सारी गवर्नमेंट अपना कैश रखती हैं सेंट्रल बैंक के पास करंट अकाउंट में। इट गिव लोन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड और मैनेज पब्लिक डेब्ट। जब बजट डिफिसिट होता है तो नई न्यू नोट करेंसी भी इश्यू करके देता है। इट आल्सो ट्रांसफर गवर्नमेंट फंड्स एंड बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के बिहाफ पे फॉरेन सिक्योरिटी को सेल और परचेज करता है, ट्रेजरी बिल मेंटेन करता है। गवर्नमेंट मीन्स ऑल इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक डू सम फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सेंट्रल बैंक डू सम फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट एज कॉमर्शियल बैंक डू फॉर द कस्टमर। जैसे कस्टमर के लिए कॉमर्शियल बैंक फंक्शन करता है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो काम करता है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक बैंकर है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अकाउंट मेंटेन करना, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करना सेंट्रल बैंक करता है। एजेंट है और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। एज ए बैंकर सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस एंड गिव लोन टू द गवर्नमेंट
As agent, central bank buy and sell security for the government on behalf of government. It done all economic transaction. And as an advisor, central bank advise the government in case of inflation और deflation. जब भी फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी एडवाइस की आवश्यकता होती है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. एक बार फिर से हम देखें, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, एजेंट टू द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, मैनेज पब्लिक डेप्थ, यानी गवर्नमेंट डेफिसिट के समय न्यू करेंसी इश्यू करके देता है सेंट्रल बैंक. दीज आर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज ए गवर्नमेंट बैंक्स. नेक्स्ट हमारा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. एज द बैंकर्स टू द बैंक, द सेंट्रल बैंक होल्ड ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक. बैंकों का बैंक है, इसलिए CRR के रूप में बैंकों का एक कैश रिजर्व होल्ड करता है. lends them short term fund and provide them with centralized clearing and remittance facility. उनको थोड़े समय के लिए अगर लोन चाहिए वो देता है. centralized clearing facility, remittance facility, clearing house facility are provided by the central bank. The central bank supervise, regulate and control द कॉमर्शियल बैंक. पहला तो बैंक को एज ए बैंक्स काम कर रहा है, दूसरा एज ए सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है टू द कॉमर्शियल बैंक. कैसे? द रेगुलेशन ऑफ दीज बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग. उनको लाइसेंस देना, ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन या डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशन है वो सेंट्रल बैंक देता है. लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, कॉमर्शियल बैंक का मैनेज करना, मर्जर ऑफ द बैंक, बैंक को मर्ज करना, या डिफरेंट हेल्प प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक. कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक और रिटर्न फाइल्ड बाय देम. और उन पे कंट्रोल करता है, उनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता है, टाइम टू टाइम ऑडिट करता है, और वो रिटर्न जो फाइल करते हैं उनको भी चेक करता है सेंट्रल बैंक फॉर टू कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक. रिवाइज करते हैं. सेंट्रल बैंक डू सम फंक्शंस फॉर द कॉमर्शियल बैंक एज द कॉमर्शियल बैंक डू फॉर देयर कस्टमर. जैसे कस्टमर के लिए करता है वैसे ही सेंट्रल बैंक डू सम फंक्शन फॉर द commercial bank. Central bank act as the banker, agent, advisor, supervisor to the commercial bank. As a banker, central bank accept deposit and give loan to the commercial bank. As a agent, central bank settle their interbanking claims of the commercial bank. हम एक बैंक के ATM से, हमारा खाता किसी बैंक में, हम दूसरे ATM से पैसे निकलवा लेते हैं. कौन सेटल करता है? सेंट्रल बैंक. As an advisor, central bank advise commercial bank in case of inflation or deflation. लोन ज्यादा देना है, कम देना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. As a supervisor, control bank, central bank control or supervise all activity of the commercial bank. As a bankers bank, एक बार हम पढ़ें, custodian of foreign cash reserve, उनके कैश रिजर्व का कस्टोडियन होता है. सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस अमाउंट पार्क करते हैं सेंट्रल बैंक के पास. क्लियरिंग हाउस फंक्शन देता है. इट प्रोवाइड एडिशनल फंड दोज बैंक्स टेम्परेरी डिफिकल्टीज, टेम्परेरी, दैट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. इसको हम नेक्स्ट देखेंगे. एज ए पब्लिक सुपरवाइजर, पीरियोडिक इंस्पेक्शन बैंक का करता है. सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस, रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक. अब एक वर्ड आया था लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. इट हेल्प द कॉमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. नॉर्मली तो लोन देता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो और कॉमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, इन दैट सिचुएशन जो शेड्यूल बैंक होते हैं, जो सेंट्रल बैंक के पास लिस्टेड बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक कैन टेक द लोन बाय रीडिस्काउंटिंग फर्स्ट क्लास बिल और शॉर्ट टर्म अप्रूव्ड सिक्योरिटीज whenever they do not get fund from anywhere, from any other sources. In that, we can say, in short, in financial emergency, in financial difficulties, in situation of crisis, central bank approach to the central bank, commercial bank approach to the central bank, or central bank help to the commercial bank. This function is called a lender of last resort. अंतिम आशा की किरण, जहां कहीं से नहीं मिलते तब हम सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों की हेल्प करता है. Lender of last increase elasticity and liquidity of the credit by providing loan against their securities. Central bank exercise full control over banking structure. Commercial bank can carry on their activity with limited cash. अब नेक्स्ट 3 फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. बैंक ऑफ इश्यू,
गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री ट्राई टू कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट विद इट्स मैनी टूल्स। सेंट्रल बैंक ये देखता है कि मार्केट में, कंट्री में, इकोनॉमी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम है या ज्यादा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अनुसार वो तय करता है। विद देयर आर द सम टूल्स, CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, which are also called instrument of monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक रेगुलेट्स एंड मनी सप्लाई, बैंक कंट्रोल क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देश की डिफरेंट सिचुएशंस में मनी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसके अनुसार सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है और अपने इन टूल्स के द्वारा, CRR, SLR, बैंक रेट, इनके माध्यम से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इनके टूल्स को दो भागों में बांटा है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, दीज आर द क्वांटिटिव मेजर्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुशासन, दीज आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्वांटिटिव और एक क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट, जैसे हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट पे देता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू द बैंक। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे पैसा लेते हैं उसको बैंक रेट कहा जाता है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द बैंक रेट इज टू चेंज द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। A rate at which central bank provides loan to the commercial bank, that rate is called a bank rate। और बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है रेपो रेट। जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है बैंक रेट। और बैंक रेट में कम नहीं करना या ज्यादा करना ये डिपेंड करता है लोन महंगा हो गया सस्ता। बैंक रेट इंक्रीज हो गई मीन्स कॉमर्शियल बैंकों को अब लोन कॉस्टली मिलेगा, और बैंक रेट कम हुई तो इसका अर्थ है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिल रहा है। राइज इन द बैंक रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सपोज सेंट्रल बैंक इंक्रीज बैंक रेट, तो कॉमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से पैसा ले रहे थे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज। और सेम वे then causes the commercial bank to increase the interest rate at which they lends। अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और बैंक रेट बढ़ गई तो उनको लोन महंगा मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, कस्टमर को देने वाले लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। They will discourage businessmen and other from taking loans। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो बिजनेसमैन या बाकी पर्सन लोन नहीं लेंगे। This reduce the volume of credit and vice versa। और बैंक रेट जब कम होती है तो कॉमर्शियल बैंक कभी आगे सस्ता लोन देंगे, लोन इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, पीपल विल टेक मोर लोन, ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और यही सेंट्रल बैंक का पर्पज होता है। तो सेंट्रल बैंक कैन increase or decrease money supply with the help of a bank rate। Second one, the interest rate at which central bank give loan to the commercial bank for long term period is called bank rate। If central bank want to increase money supply in the country, तो RBI will decrease the bank rates। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहा है तो RBI डिक्रीज द बैंक रेट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, पीपल विल परचेज मोर, तो डिफ्लेशन कैन बी
कंट्रोल। और अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करेगा, बैंक रेट इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो पीपल विल टेक लेस लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, मनी सप्लाई विल डिक्रीज और इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट इफेक्ट एक जैसा है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए। व्हेन द कमर्शियल बैंक आर इन नीड ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड और ओवर ए नाइट, स्पेशली इसमें एक नाइट के लिए होता है, मैक्सिमम 14 days। व्हेन कमर्शियल बैंक आर इन नीड ऑफ फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, सेंट्रल बैंक से लेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच लेंडिंग इज कॉल्ड रेपो रेट। शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। जैसे बैंक रेट काम करती है वैसे ही रेपो। राइजिंग रेपो रेट इंक्रीज करती है। मेक सच बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक कॉस्टली। कमर्शियल बैंक जो पैसा लेंगे वो कॉस्टली हो जाएगा। एज ए रिजल्ट व्हेन रेपो रेट इज रेज्ड बैंक आल्सो फोर्स टू रेज देयर लेंडिंग रेट्स। कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक भी आगे क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। दिस हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड वाइस वर्सा। और जब सेंट्रल बैंक रेट को कम करेगा तो कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक भी आगे कस्टमर को सस्ता लोन देंगे तो क्या होगा, लोग अधिक लोन लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हम सारांश में कहें, रेपो रेट द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, और आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट टू डिक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, और आरबीआई डिक्रीज रेपो रेट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। नेक्स्ट रिवर्स रेपो। रेपो का उल्टा। व्हेन कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड है, दे कैन डिपॉजिट, दे कैन पार्क द सेम विद सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। देखिए ध्यान रहे, सेंट्रल बैंक उनसे नहीं लेता है, लेकिन अगर सरप्लस फंड है तो दे कैन पार्क, दे कैन डिपॉजिट। सेंट्रल बैंक बोरो नहीं कर रहा है, कमर्शियल बैंक सरप्लस अमाउंट को सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और बदले में इंटरेस्ट मिलता है। ए रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। व्हेन रेट इज रेज्ड, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, इट एनकरेज द कमर्शियल बैंक टू कीप देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपने फंड को ज्यादा सेंट्रल बैंक के पास पार्क करेंगे, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक बिकॉज कमर्शियल बैंक हैव लेस फंड। इफ दे पार्क मोर फंड विद सेंट्रल बैंक तो रिमेनिंग फंड फॉर द लोन विल डिक्रीज, तो दे कैन lending capacity will reduce, तो commercial bank will give less loan to the people's, money supply will decrease and vice versa। और जब central bank अगर इसको डिक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा पार्क नहीं करेंगे, वो डिस्करेज करेगा, तो वो लोगों को लोन ज्यादा देगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन हम सारांश में देखें, रेट रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क central bank, commercial bank can park their surplus amount with the central bank। RBI increase reverse repo rate to decrease money supply, और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रिवर्स रेपो को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है CRR। तो 3 इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। नेक्स्ट CRR, the minimum percentage of their total deposit of commercial bank which is to kept by the commercial bank with the central bank is called a cash reserve ratio। जो टोटल डिपॉजिट होती है, कैश डिपॉजिट होती है, उनका एक मिनिमम परसेंटेज
कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। C फॉर सेंट्रल, और यहाँ पर C फॉर कैश रिजर्व रेशियो याद करने के लिए हम आसान कर सकते हैं, C फॉर कैश, C फॉर सेंट्रल। तो कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज विच हैव टू केप्ट विद सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ए चेंज इन CRR इफेक्ट, अब जब CRR चेंज होगी तो स्वाभाविक है मनी सप्लाई भी कम ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए चेंज इन CRR इफेक्ट द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, CRR is increased. An increase in CRR reduce the lending capacity of the commercial bank to grant loan, because now they have to keep more amount with the central bank. Remaining amount कम होगी तो they can sanction less loan. This will then discourage businessmen and others from taking loans. Thus reduce the volume of the credit and vice versa. और अगर सेंट्रल बैंक CRR को डिक्रीज कर देता है तो कॉमर्शियल बैंक को कम डिपॉजिट्स रखनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक के पास, रिमेनिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो दे कैन सैंक्शन मोर लोन्स, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज व्हेन द क्रेडिट इज टू बी कंट्रोल। जब क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देगा, और जब क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, CRR को डिक्रीज कर देगा। A minimum percentage of total deposits that bank has to keep in the central bank. RBI increases CRR to decrease money supply. RBI decreases CRR to increase money supply. Next, statutory liquidity ratio (SLR). Commercial banks are required to maintain a specific percentage of their net total in the form of designated liquid assets or cash with themselves. The specific percentage is called SLR, minimum percentage of total deposits which have to kept with itself. कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का जो मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड SLR। सेम CRR की तरह इफेक्ट करेगा। An increase in SLR reduce the lending capacity of the commercial bank to grant loan. Then commercial banks will increase the interest rate at which they lend. भाई उनको अपने पास ज्यादा रखना है, रिमेनिंग अमाउंट कम होगी तो पहली बात तो वो लोन कम दे पाएंगे, और दूसरा लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। पीपल विल टेक लेस लोन, या कॉमर्शियल बैंक कैन सैंक्शन लॉस लोन, तो दैट्स व्हाई मनी सप्लाई विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। SLR शुड बी इंक्रीज। जब क्रेडिट को इंक्रीज कम करना है तो SLR इंक्रीज होनी चाहिए, और जब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो SLR डिक्रीज होनी चाहिए। SLR मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट द बैंक हैज टू keep in cash forms with themselves, self. RBI increase SLR to decrease money supply. RBI मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाह रहा है तो क्या करेगा, SLR को इंक्रीज कर देगा, और RBI SLR मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाह रहा है तो SLR को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट है क्या। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन के अगेंस्ट गारंटी रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं गारंटी के रूप में। जो गारंटी वाली गुड्स है बैंक उसकी वैल्यू के बराबर लोन नहीं देता बल्कि कम देता है। आप 10 लाख की गारंटी रखोगे तो बैंक 8-9 लाख का लोन देगा। कितने परसेंट कम दे रहा है, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and the value of goods which kept as guarantee for the loan. The value of goods which kept as the guarantee for the loan, वो वैल्यू ज्यादा होती है और लोन अमाउंट कम होती है। तो the difference between the value of market value of the goods which kept as the security for the loan and amount of the loan के बीच में जो डिफरेंस है, that is called marginal requirement. सपोज को मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20% है, तो आप 10 लाख की गारंटी पेश करेंगे तो बैंक आपको 8 लाख का लोन देगा, क्योंकि 20%। अगर ये 10% होती तो उसी 10 लाख की गारंटी में बैंक कितना दे सकता है अब आपको, 9 लाख का। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल बैंक
ये कौन तय करता है? सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जाम्पल 20%। देन द बैंक, कॉमर्शियल बैंक इज अलाउड टू गिव ए लोन अप टू 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी की गुड्स है उसकी वैल्यू का 80% तक लोन दे सकता है। और जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम ज्यादा करेगा सेंट्रल बैंक, तो स्वाभाविक है मनी सप्लाई है वो इफेक्ट होगी। जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगी तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, और जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया तो अब बैंक कम लोन दे पाएंगे। तो सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स डिक्रीजेस द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। Marginal requirement is the difference between the value of security offered for loan and value of loans granted. RBI अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाह रहा है तो RBI मनी मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, और RBI वांट टू डिक्रीज मनी सप्लाई तो RBI क्या करेगा? वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, RBI विल डिक्रीज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब एक बार हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन रह गया, एक बार फिर से हम थोड़ा सा एक याद करने के लिए आसान है, डिफरेंट रेट्स ऑफ मनी सप्लाई, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर ध्यान से सुन लीजिए, कॉमर्स सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई तो सेंट्रल बैंक इन सबको डिक्रीज कर देगा। उल्टा रिलेशन है, देखिए डिफरेंट रेट्स और मनी सप्लाई में क्या है? उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। बैंक रेट्स इंक्रीज हो गई, CRR इंक्रीज हो गई, SLR इंक्रीज हो गई, रेपो इंक्रीज हो गई, रिवर्स रेपो या मार्जिनल रिक्वायरमेंट कोई भी इंक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कोई भी डिक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो बैंक रेट को, CRR को, SLR को, रेपो को, रिवर्स रेपो को, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कैसे यूज करेगा? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहता है तो इनको डिक्रीज कर देगा, और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई डिक्रीज करना चाह रहा है तो इनको इंक्रीज कर देगा। तो ऑल द गिवन रेट्स इंक्रीजेस इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी सेंट्रल बैंक वांट टू डिक्रीज मनी सप्लाई, in that situations all the rate are increases by the central bank, as a result money supply will decrease. In situation of deflation, if central bank reduce the above rates CRR, SLR तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं, याद करने का आसान तरीका है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जितने भी रेट्स हैं उसको डिक्रीज कर देगा, और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए जो रेट्स हैं बैंक रेट, CRR, SLR उन सबको इंक्रीज कर देगा। हमारा लास्ट में बच गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन द एक्ट ऑफ बाइंग, ये है क्या एक्चुअली? सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पर? ओपन मार्केट में। इसके नाम से स्पष्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक in the open market to the public, to the banks is called open market operation. जो सिक्योरिटी है उसको खरीदेगा या बेचेगा? Who will sell? Who will purchase? Central bank. To whom? To the public, to the bank. From where? To the public. From the public, from the banks. सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना ओपन मार्केट में कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक from the central, from or to the public and bank is called open market operation. अब देखिए कैसे काम करेगी। When central bank buys security, मान लो सपोज करो सिक्योरिटी परचेज खरीद रहा है from the banks और publics, तो बदले में क्या देगा? पैसा देगा। It adds एडेड द कैश बैलेंस इन द इकोनॉमी, यानी सेंट्रल बैंक उनको पैसा पे करेगा तो पब्लिक के पास और बैंकों के पास क्या हो जाएगा? ज्यादा कैश बैलेंस है। इफ कैश बैलेंस आर इंक्रीज इन द इकोनॉमी देयर विल बी मोर डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक व्हिच रेज द बैंक एबिलिटी टू गिव क्रेडिट एंड दिस द इंक्रीज द मनी सप्लाई। और जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करेगा टू द बैंक और टू द पब्लिक, तो जो बैंकों के पास, जो पब्लिक के पास पैसा है वो उसका कहां फ्लो होगा? सेंट्रल बैंक के पास। विड्रॉल कैश बैलेंस फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से कैश बैलेंस विड्रॉ हो रहा है। इफ कैश बैलेंस आर डिक्रीजेस इन द इकोनॉमी देयर विल बी लेसर डिपॉजिट्स, कम डिपॉजिट्स हो जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएंगे, टू रिड्यूस द एबिलिटी टू गिव द क्रेडिट, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन इट रेफर टू द सेल एंड परचेज
of the security in open market by the central bank to control money supply. RBI सेल करेगा मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए, RBI परचेज करेगा मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमारे फंक्शन थे। सेंट्रल बैंक के 3 फंक्शन आज हमने पढ़े हैं, 3 नोट इश्यू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, और चौथा फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत हमने पढ़ा था बैंक रेट से कैसे क्रेडिट कंट्रोल करेगा, रेपो से, रिवर्स रेपो से, मार्जिनल रिक्वायरमेंट से, CRR से, SLR से। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इन सारी रेट को डिक्रीज करेगा और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए इन सारी रेट को सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सिक्योरिटी परचेज करेगा और डिक्रीज करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में कॉमर्शियल बैंकों को और पब्लिक को सेल करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।